हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपनी 5000 MCQs की श्रृंखला में, सीरीज में आज ये दूसरी वीडियो है और हम यहाँ पर भी MCQs करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपके टॉपिक रहेंगे मानक हिंदी भाषा। तो चलिए देर ना करते हुए पहले प्रश्न पर चलते हैं। और पहला प्रश्न है कि हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय आप निम्नलिखित में से किसे देंगे। यानी हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय किसको जाता है। तो हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग के लिए क्या जॉन गिलक्रास्ट, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, ये रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी तो बहुत दूर की बात है। यहां पर जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ए हो जाएगा, जॉन गिलक्रास्ट। ठीक है, नेक्स्ट। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। तो इंशाअल्लाह खान ने, लल्लू जी ने, सदल मिश्र ने या सदासुख लाल जी ने। तो खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया था वो किया था किसने, लल्लू लाल जी ने। किसने किया था, लल्लू जी लाल ने या लल्लू लाल जी ने। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक देसी भाषा के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक यानी अलग देसी भाषा के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया। तो वो किया था क्या कैप्टन टेलर ने, कैप्टन माउंट ने, विलियम प्राइस ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम प्राइस। क्या हो जाएगा, विलियम प्राइस जी ने हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से अलग करके देसी भाषा के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कि मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। तो हिंदी के मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख क्या मैक्स मूलर ने किया, गिलक्रास्ट ने किया, ग्रियर्सन ने किया या एथरिंगटन ने किया। तो आपको सर्वप्रथम उल्लेख बताना है मानकीकरण का। तो यहां पर जो है भावनाओं में नहीं बहना है। यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथरिंगटन जी ने। किसने किया, एथरिंगटन जी ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है आपका कि मानक हिंदी की आधार बोली है, यानी मानक हिंदी की आधारशिला मतलब जो आधार है वो कौन सी बोली है। क्या कौरवी है, बांगरू है, ब्रज है या अवधी है। यानी किसके मतलब कौन सी ऐसी बोली है जिसको आधार माना गया है मानक भाषा के लिए, मानक हिंदी के लिए। तो वो हमारी हो जाएगी कौन सी, कौरवी हो जाएगी, जिसको हम खड़ी बोली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, मानक हिंदी की आधार बोली के परसर्ग कु, नु, ते और से तीन आदि रूपों को आदर्श भाषा में क्या कहा गया है। स्वीकार कर लिया गया है, अस्वीकृत किया गया है, आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया है या काव्य के लिए उपयुक्त माना गया है। तो ये जो उनके परसर्ग हैं कौन से, कु, नु, ते, से, तो इनको क्या कर लिया गया है भैया, अस्वीकृत कर दिया है। इनको क्या कर दिया है, अस्वीकृत कर दिया है। मानक हिंदी में आधार बोली यानी कौरवी के ये परसर्ग किसके हैं, कौरवी के परसर्ग हैं, तो इनको अस्वीकृत कर दिया है। इसीलिए ये हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौरवी में कर्म और संप्रदान कारक के लिए 5 परसर्ग को, कु, नु, ने, के हैं, जबकि मानक हिंदी में इनकी संख्या कितनी है। मानक हिंदी में इनकी संख्या आपको बतानी है कितनी है, 5 है, 3 है या फिर 2 है या फिर 1 है। किसके लिए, कर्म के लिए और संप्रदान के लिए। तो कर्म के लिए कितनी है और संप्रदान के लिए, तो इनकी संख्या जो है वो कितनी है बेटा, 2 है। कर्म के लिए हिंदी में कर्म के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, को का प्रयोग किया जाता है और संप्रदान के लिए से का प्रयोग किया जाता है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई बेटा, मूल रूप से 2 होती है। ठीक है, तो यहां 7वें का क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आधार बोली के करण और अपादान कारक के लिए 4 परसर्गों ते, से
ती में से मानक हिंदी में किसे अपनाया गया है? आधार बोली यानी कौरवी बोली जो हमारी थी, उसका करण और अपादान जो कारक हैं उनमें से किन हमने कारकों को अपनाया है हिंदी में, ठीक है, ये बताना है। तो ते को अपनाया है, से को या फिर से को या ती को। तो स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे कि किसको अपनाया गया है, तो ए नंबर को यानी से को अपनाया गया है, जबकि ती, से और ते को हमने छोड़ दिया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। कोई भी बोली या भाषा जब मानकता प्राप्त कर लेती है तो वो हो जाती है सरस, सरल, द्रूह, भावपूर्ण। तो कैसी हो जाती है वो? तो वो हो जाती है कैसी? सरल। जब मानकता प्राप्त कर लेती है तो वो भाषा कैसी हो जाती है? सरल हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वस्तुतः वह है मातृभाषा है, साहित्यिक भाषा है, मानक भाषा है या देवभाषा है? तो बड़ा आसान सा आंसर है इसका, और आपका आंसर यहां पर क्या होने वाला है? मानक भाषा। क्या होने वाला है बेटा? मानक भाषा। यानी यहां पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है कि मानक भाषा राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है क्योंकि वह साहित्यिक होती है, सुव्यवस्थित होती है, व्याकरणानुमोदित होती है या भाषाई एकता द्वारा वैचारिक एकता स्थापित करने में सक्षम होती है। तो वास्तविकता में यहां पर जो आंसर होगा वो होगा कि भाषाई एकता द्वारा वैचारिक एकता स्थापित करने में सक्षम होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के मानकीकरण का अर्थ है एक रूपता लाना, साहित्य सर्जन करना, काव्योपयोगी बनाना या राजभाषा बनाना। तो वास्तविकता में भाषा का मानकीकरण का अर्थ होता है कि उसको क्या बनाना? तो उसको एक रूपता लाना। उसमें क्या लाना? एक रूपता लाना। एक रूपता का मतलब होता है कि वही हम बोलें वही आप बोलो, ठीक है, वही दूसरे स्टेट का बोले। तो भाषा का मानकीकरण मतलब क्या होता है? एक रूपता लाना। ए नंबर आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीवंत भाषा में मानकीकरण की प्रक्रिया। जीवंत भाषा में मानकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण और स्थिर हो जाती है, कभी पूर्ण नहीं होती, व्याकरणबद्ध हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना, जीवंत भाषा में यानी जो भाषा चल रही है उसका मानकीकरण की प्रक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी वो पूर्ण नहीं होती है। आप उसको कितना भी मानकीकरण कर लें वो कभी भी पूर्ण नहीं होगी। यानी यहां पर आपका सही हो जाएगा क्या? बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। किसी भी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? किसी भी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो बेटा मानकीकरण के चरण होते हैं कितने? 4 चरणों में। कोई भी भाषा हो वो 4 चरणों में क्या होती है? पूर्ण होती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मानक भाषा का प्रसार आसानी से हो सकता है क्योंकि वह अशिक्षितों द्वारा व्यवहृत होती है, साहित्य का माध्यम होती है, थोड़ा द्रूह और रोजगार परक होती है, सहज और सरल होती है। तो इसका आंसर आप आराम से बता सकते हो और कमेंट करिए फटाफट। तो यहां पर जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा? सहज और सरल होती है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मानकता के आधार पर भाषा के मौखिक रूप की अपेक्षा लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण होता है। मानकता के आधार पर अगर देखा जाए तो मौखिक रूप तो ठीक ठाक है, उसकी अपेक्षा में कौन सा? लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें साहित्यकार की भावाभिव्यक्ति होती है। इसमें साहित्यकार की क्या होती है? भावाभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट इसमें रचनाकार का हित जुड़ा होता है। इसमें समानता या एक रूपता का निर्वाह भली भांति हो सकता है। इसमें लेखक और पाठक को मानसिक तुष्टि होती है। तो वास्तविकता में यहाँ पर जो सही आंसर होगा, देखिए अब आपको चारों जो है वो इसमें एक जैसे लगेंगे, लेकिन वास्तविकता में आंसर आपका क्या होगा कि इसमें समानता, मतलब लिखेंगे तो सब लोग समानता समान रूप में लिखेंगे। तो इसमें समानता, एक रूपता का निर्वाह भली भांति हो सकता है। यानी यहाँ पर जो सबसे उचित आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इन वक्तव्यों से हमें बताना है भैया। चलिए दिख रहा होगा,
तो वक्तव्य हैं आपके कि कथन ए है, एक रूपता मानक भाषा का परमावश्यक लक्षण है, बिल्कुल सही है। समानता या एक रूपता के अभाव में कोई भी भाषा मानक नहीं बन सकती, यानी कि समानता भी ना हो, एक रूपता भी ना हो तो कोई भी भाषा मानक नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है, ए सही आर गलत बिल्कुल नहीं है, ए गलत आर सही बिल्कुल नहीं है, ए और आर दोनों सही हैं, तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ना कि ए और आर दोनों सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसमें गलत कह दिया इन्होंने कि ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। अरे भैया करता है, तो ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है, यानी यहाँ पर आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार हम यहाँ फिर से पढ़ा देते हैं आपको कथन कि एक रूपता मानक भाषा का परमावश्यक लक्षण है, यानी कि मानक भाषा में हमेशा एक रूपता होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। समानता या एक रूपता के अभाव में कोई भी भाषा मानक नहीं बन सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है कि भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को क्या कहते हैं। भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है भाई साहब, मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, शुद्धिकरण मत लगा देना, आपको सब कुछ सही लगेगा लेकिन आंसर आपको बिल्कुल सटीक देना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम रचनाकार हैं। तो हिंदी वर्तनी पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी थी, ये आपको बताना है। क्या डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, छत्रधारी सिंह ने, या फिर किशोरीदास वाजपेयी ने। तो हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम रचनाकार कौन हैं, तो छत्रधारी सिंह हैं। कौन है बेटा, छत्रधारी सिंह हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 19वीं सदी के अंतिम चरण में हिंदी वर्तनी पर विचार करने वाला विद्वान निम्न में से कौन है। 19वीं सदी की बात हो रही है, तो 19वीं सदी में ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने अंतिम चरण में हिंदी वर्तनी पर विचार करने वाला विद्वान बना, और वो कौन थे, वो थे अंबिकादत्त व्यास जी। वो कौन थे, अंबिकादत्त व्यास जी। डी नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अपनी रचनाओं में कारक चिन्हों को कैसे लिखा। अलग करके, मिला करके, लोप करके, या उपर्युक्त सभी तरह। देखिए मैं आपको इसको समझा देता हूं पहले कि इनका कहना ये है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अपनी रचनाओं में कारक चिन्हों को कैसे लिखा। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग बोलते हैं आपका, आपका, तो मिला दिया आपका, तो वो ये कह रहे हैं कि वास्तविकता में इन्होंने अलग करके लिखा या एक साथ लिखा। तो यहां से अगर हम कट कर दें तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आप और का। तो ऐसा किसने लिखा, तो ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा राजा शिव प्रसाद जी ने लिखा है। मतलब आप के बाद में इन्होंने का को अलग रखा है, यानी इन्होंने कैसे लिखा है, तो अलग करके लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1888 में हिंदी बंगवासी के संपादक ने अपने पत्र में कारक चिन्हों को मिलाकर लिखना उचित ठहराया, तो इसका प्रखर विरोध निम्नलिखित में से किसने किया। तो इसमें मतलब इसका जो है प्रखर विरोध किया किसने था, तो वास्तविकता में वो किया था किसने, अंबिकादत्त व्यास जी ने। ये कह रहे थे कि मिला के मत लिखो, अलग लिखो, तो अंबिकादत्त जी ने क्या किया कि इसका विरोध किया। ठीक है, इन्होंने मिलाकर के लिखे और अंबिकादत्त जी ने उसका विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में अनिश्चितता रहती है, कार्यकुशलता रहती है, निश्चितता रहती है, न्याय की झलक रहती है। तो बताना है भैया क्या रहती है न्यायालयीन भाषा में। तो न्यायालयीन भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, यानी कि आप कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते हो, आप कोई दूसरा अर्थ निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। वो जो उन्होंने लिखा है जिस अर्थ में, उसी अर्थ में आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर सरकारी स्तर पर हिंदी के मानकीकरण में किसका योगदान रहा है? गैर सरकारी स्तर पर हिंदी के मानकीकरण में किसका योगदान रहा है? तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा सिनेमा का, पत्र पत्रिकाओं का, रेडियो का, दूरदर्शन का। तो वास्तविकता में सभी ने योगदान दिया है, यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा कौन सा? ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला फिर हमारे पास 2 वक्तव्य हैं और इन वक्तव्यों को हम पढ़ेंगे। व्याकरण का भाषा के मानकीकरण में अपना विशेष महत्व है। बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से पंडित कामता प्रसाद गुरु द्वारा रचित हिंदी व्याकरण हिंदी के मानक रूप के विकास में विशेष सहायक सिद्ध हुई है। तो इनको हम भैया पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर करता है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो गलत तो नहीं है। देखो, व्याकरण का भाषा के मानकीकरण में विशेष महत्व होता है। बिल्कुल, अगर मानकीकरण किसी भाषा का हो रहा है तो उसकी व्याकरण तो निश्चित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा, कामतानाथ प्रसाद गुरु के द्वारा रचा गया जो हिंदी का व्याकरण है ये भी बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है उस समय, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है बिना देर करते हुए कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम जूम इन कर लें। विदेशी शब्दों को उनके मूल रूप में अपनाए जाने से उनका उच्चारण, वर्तनी आदि निम्नलिखित में से कैसा हो जाएगा? विदेशी शब्दों को उनके मूल रूप में अपनाए जाने से उनका उच्चारण, वर्तनी आदि निम्नलिखित में से कैसा हो जाएगा? साहित्य के प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत। हिंदी के प्रतिकूल हो जाएगा, हिंदी के अनुरूप हो जाएगा, यथावत रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो कैसा हो जाएगा? अगर विदेशी शब्दों को हम अपना रहे हैं तो हिंदी के अनुरूप हो जाएगा, यानी हिंदी जैसा चाहेगी उसके जैसा वो शब्द बन जाएंगे। यानी यहाँ पर जो सही है वो कौन सा आंसर सही है? सी नंबर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि और अंकों में एक रूपता लाने हेतु उपयोगी सुझाव प्रसारित करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरी लिपि और अंकों में एक रूपता लाने हेतु उपयोगी सुझाव प्रसारित करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, संघ लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार। तो यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार, तो यही वाला हमारा आंसर एकदम सही हो जाएगा, यानी डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर भी वक्तव्य दिए गए हैं तो हम इनको पढ़ लेते हैं एक बार। पदनामों में लिंग भेद की आवश्यकता नहीं है। पदनामों यानी कि जो पद के नाम हैं, पद के जो नाम होते हैं उसमें लिंग भेद की आवश्यकता नहीं है, कथन हमारा ये कह रहा है। और कथन दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति, राजदूत, मंत्री, सचिव, कुलपति, निदेशक, अध्यक्ष, सांसद, विधायक, लेखपाल, अध्यापक इत्यादि शब्द उभयलिंगी हैं। राष्ट्रपति से राष्ट्रपत्नी, राजदूत से राजदूती, मंत्री से मंत्राणी, कुलपति से कुलपत्नी संबोधन कितना भौड़ा और हास्यपद है? तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है, यानी ए और आर हमारे यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही की जा रही है और ए की सही व्याख्या भी आर करता है, मतलब ए कथन की जो आर है वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि मानक हिंदी में सर्वनाम के साथ परसर्ग को लिखते हैं कुछ दूर, अलग अलग, सटाकर या हटाकर। तो यहाँ पर आपको बताना है भैया 29 में, तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो मानक हिंदी में सर्वनाम के साथ परसर्ग को सटाकर लिखते हैं। सटाकर यानी कि जोड़कर लिखते हैं। जैसे हमने कहा हम एक सर्वनाम हैं, हम एक सर्वनाम हैं, अब इसमें हमें रे जोड़ना है, यानी कि संबंध कारक जोड़ना है, रा री रे। तो यहाँ पर हम रे को ऐसे लिखेंगे और हमारे बन जाएगा।
हमें यहाँ पर को जोड़ना है तो यहाँ पर को भी जुड़ जाएगा, हमको, ठीक है, हमारी, हमसे, हमने, तो ये हमारे क्या करते हैं, सटाकर लिखे जाते हैं मानक हिंदी में सर्वनाम, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखना है। आगे बढ़ेंगे। संस्कृत पद्धति के अनुसार पुल्लिंग शब्द अग्नि, आत्मा, मृत्यु, वायु आदि मानक हिंदी में मान्य है। पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसकलिंग में है या उभयलिंग में है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो वास्तविकता में अग्नि, आत्मा, मृत्यु, वायु ये किस में माने जाएंगे, तो स्त्रीलिंग में माने जाएंगे। बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग संबोधन में संस्कृत की तरह प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे शकुंतले, सीते, राधिके आदि शब्द मानक हिंदी में मान्य हैं, अमान्य हैं, अति प्रचलित हैं या गद्य में मान्य हैं। तो यहाँ पर 31 का आपका हो जाएगा, कैसे हैं ये, अमान्य हैं। आप सीता को सीते नहीं कह सकते हो, ठीक है, राधा को राधिके नहीं कह सकते हो, तो इन शब्दों को क्या कर दिया गया है, अमान्य कर दिया है। यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक नहीं है, तो उनको, इनसे, इनने, उन्होंने, कौन सा शब्द इसमें मानक नहीं है, तो उनको मानक है, इनसे मानक है, उन्होंने मानक है, लेकिन ये बोली का शब्द है इनने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, यानी मानक नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है, लड़कियां, रोटियां, चिड़ियां या डिबिया। तो आपको डिबिया, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा मान्य हो जाएगा, डिबिया, क्या हो जाएगा, डिबिया, ठीक है। मानक शब्द पहचानना है आपको 34 में, अध्यापिका, कुलपत्नी, सचिव, अध्यक्षा। मतलब क्या, सॉरी, मानक शब्द, तो कुलपत्नी नहीं होगा, इसके बाद अध्यक्षा नहीं होगा, तो अध्यापिका, अध्यापिका भी नहीं मान्य है, ये हम लोग लिख देते हैं, लेकिन अध्यापिका मान्य नहीं है मानक भाषा में, ये ध्यान रखना है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सचिव हमारा क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमानक है, राजदूत, राष्ट्रपति, प्रधानाचार्य, अनुदेशक। तो यहाँ पर जो अमान्य है या अमानक है वो हो जाएगा प्रधानाचार्य। पहले ही बता दिया था कि प्रधानाचार्य हो गए, ये सचिव, राष्ट्रपति, ये सब के सब हमारे उभयलिंगी में माने जाएंगे और दोनों के लिए प्रयोग होंगे, इनके लिए कोई भी स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य का क्या हो जाएगा, हमारा अमानक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है, दोबारा, छोटाई, बैठाना, गुहार। तो मानक शब्द बताना है और मानक शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, गुहार। छोटाई नहीं होगा, छोटी होता है, बैठाना नहीं, बैठना या बिठाना, बैठाना नहीं, बिठाना। दोबारा नहीं होता, दोबारा होता है, दोबारा, दा में उ की मात्रा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अमानक हो जाएंगे और मानक हमारा क्या हो जाएगा, गुहार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है। तो यहाँ खुराक, दुकान, श्रीमती, साहिब। तो श्रीमती तो देखिए यहाँ पर गलत लिखा ही हुआ है, और अगर हम देखें दुकान तो दुकान लिखा हुआ है, और मानक ढूंढना है ना, साहिब नहीं होता है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुराक। खुराक शब्द क्या हो जाएगा, मानक हो जाएगा। ए नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है, दाखिल, जवान, प्याज, रोशनी। तो यहाँ पर देखिए रोशनी लिखा है, रोशनी, तो ये हमारा हट जाएगा, प्याज भी हट जाएगा और दाखिल भी हट जाएगा, और यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, जवान हो जाएगा। यानी बी नंबर हमारा 38 का क्या हो जाएगा, मानक हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अमानक शब्द है, पंप, कंपनी, मंडल, बंडल। तो मंडल तो जो है अमानक ढूंढना है ना, तो बंडल तो ये सही लिखा है, कंपनी भी सही लिखा है, पंप भी सही लिखा है, लेकिन मंडल में आपने देखा होगा ये वाला एड़ा यूज किया जाता है, या फिर बिंदु यूज करेंगे, उसकी जगह ना की जगह क्या यूज करेंगे, बिंदु यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो अमानक होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर अमानक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मानक शब्द है पैदायश, नुमायश, फरमायश, गुंजायश।
तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी, मानक शब्द गुंजाइश। ठीक है, इसके बाद है, अब हमारे मानक और अमानक वाले चले गए हैं, अब हम पहुंचते हैं फिर से अपनी अच्छी शैली पर। तो पुरानी टंकण मशीनों की सीमाओं के कारण निम्नलिखित में से किस वर्तनी को मानक माना गया था? बुद्धि, 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 बुद्धि नहीं है, बुद्धि। तो यहाँ पर वास्तविकता में ये माना गया था किसको, बुद्धि को। ठीक है, किसको मानक माना गया था, बुद्धि को मानक माना गया था। मतलब इस पे हमने हलंत लगा दी, धा पे हमने मात्रा चढ़ा दी, यहाँ पर इन्होंने दा पे चढ़ा दी जो गलत है, यहाँ पर इन्होंने लिखा ही नहीं है, यहाँ पर तो बुद्धि लिख दिया, यानी यहाँ पर जो आपका सही है वो क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले की जो मशीनें थी उसमें ये से वाले जो हैं वो वर्ण नहीं बनते थे, ये वाले वर्ण उसमें नहीं बनते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय शब्द का मानक अर्थ है। अंतरराष्ट्रीय शब्द का मानक अर्थ है अपने राष्ट्र के भीतर, विभिन्न देशों के भीतर, अपने राष्ट्र की सीमा, अपने देश के भीतर। तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है बेटा विभिन्न देशों के भीतर, यानी किसी भी देश में वो चीज मान्य होगी, उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वर्तनी मानक है? छ, छः, छह, छः है। तो यहाँ पर मानक कौन सी हो जाएगी, छह हो जाएगी। कौन सी मानक हो जाएगी, छह हो जाएगी। अब आप लोगों को थोड़ा सा अचंभव लग रहा होगा कि सर जी ये वाली क्यों नहीं मानी है, तो वास्तविकता में हिंदी में ये छह चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 43 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानक वर्तनी है द्वितीय, द्वितीय और द्वितीय, द्वितीय। तो कौन सी मानक होगी, तो यहाँ पर मानक होने वाली है आपकी कौन सी, डी नंबर वाली, यानी यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, डी हो जाएगा। मानक वर्तनी बताना है पाठशाले, पाठशालों, पाठशालाओं, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा, पाठशालाओं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब हमारे पास प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित वर्तनी पुस्तकों का सही अनुक्रम है। लेखनियम, अच्छी हिंदी, वर्ण विन्यास की समस्या, हिंदी शब्दानुशासन। ठीक है, ये वर्तनी पुस्तकें हैं, अच्छी हिंदी, वर्ण विन्यास की समस्या, हिंदी शब्दानुशासन, लेख नियम। मतलब पहले कौन सी आई उसके बाद कौन सी आई ये देखना है। तो यहाँ पर मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। ओ भैया कहाँ गए हो, आ जाओ। हाँ, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है पहले वर्ण विन्यास की समस्या, फिर है हिंदी शब्दानुशासन, फिर है लेख नियम और फिर है अच्छी हिंदी। तो पहले वर्ण विन्यास की समस्या को हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, सही करना चाहिए, फिर हिंदी का शब्दानुशासन बनाना चाहिए, लेखन कार्य सही होना चाहिए, बाद में अच्छी हिंदी बन जाएगी। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले किसने उठाया? हिंदी भाषा के 46, एक सेकंड रुकना भैया जरा, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत हो गया है। और यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है लेखनियम, अच्छी हिंदी, वर्ण विन्यास की समस्या और बाद में हिंदी शब्दानुशासन होगा। यानी पहले लिखना, अच्छी हिंदी और वर्ण विन्यास की समस्या और फिर बाद में कौन सी हुई, हिंदी शब्दानुशासन वर्तनी पुस्तक आई। ठीक है, पहले लेखनियम पुस्तक, फिर अच्छी हिंदी, फिर वर्ण विन्यास की समस्या, फिर हिंदी शब्दानुशासन। आई एम सॉरी, यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 47, हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले किसने उठाया? तो हिंदी मानकीकरण का सबसे पहले जो प्रश्न था वो उठाया था सन 1947 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने, नहीं, सन 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने, सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, सन 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने। तो भैया ये तो सब चीज़ें अपनी गलत हैं, वास्तविकता में जो सही है वो उठाया था किसने, सन 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है और यहाँ पर इन लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे और कुछ पुस्तकें आई भी हुई थी। तो यहाँ पर आपको 48 देखना है। तो
तो यहाँ हम बता देते हैं आपको कि यहाँ डॉक्टर हरदेव की हो जाएगी वर्ण विन्यास, और डॉक्टर धीरेन्द्र जी की हो जाएगी देवनागरी लिपि चिन्हों की एक रूपता, और इसके बाद हो जाएगी माता प्रसाद गुप्त जी की, तो इनकी हो जाएगी हिंदी शब्द भंडार का स्त्रीकरण, और डॉक्टर ब्रजेश्वर की हो जाएगी हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो एक बार इनको जरूर देख लें। डॉक्टर हरदेव वर्ण विन्यास की समस्या पुस्तक लिखी है, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने देवनागरी लिपि चिन्हों की एक रूपता लिखी है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण लिखा हुआ है, और ब्रजेश्वर वर्मा जी ने हिंदी व्याकरण लिखी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन पुस्तकों को नोट्स में जरूर नोट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 2 वक्तव्य हैं यहाँ पर, और वक्तव्य हम पढ़ लेते हैं कि पिछले 100 वर्ष से हिंदी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इसकी गति तेज हुई है, और भाषा का अधिकांश स्वरूप मानक हो गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए और आर दोनों सही हैं, तथा ए की सही व्याख्या आर करता है, यानी यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानक हिंदी में व्यवहारिक आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानक हिंदी में व्यवहारिक आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो बेटा वो होते हैं 5 प्रकार के। कौन से? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मानक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? तो मानक हिंदी में संज्ञा के आप लोगों ने भेद पढ़े होंगे कि 5 माने जाते हैं। मानक हिंदी में कितने माने जाते हैं? 5 माने जाते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है बहन, अध्यापक, चतुराई, अमराई। तो बताइए भैया भाववाचक संज्ञा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, चतुराई। ठीक है, लिंग वचन और कारक को निम्नलिखित में से किसकी कोटियां कहा जाता है? लिंग वचन और कारक को निम्नलिखित में से किसकी कोटियां कहा जाता है? क्रिया की, विशेषण की, सर्वनाम की, या फिर संज्ञा की। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, ये कोटि किसकी हैं? तो ये संज्ञा की कोटियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मानक हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो मानक हिंदी में सर्वनाम के भेद भी आप लोगों ने पढ़े होंगे बेहतर तरीके से। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, वह, कौन, आप ही। तो कौन सा है अनिश्चयवाचक? कोई हो जाएगा। मूल रूप से सर्वनामों की संख्या 11 मानी गई है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिसकी, उसकी, जो, सो आदि सर्वनाम कौन से हैं? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं, सभी को ज्ञात होगा। यहाँ पर 56 का क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है, तो कर दीजिए भैया सुमेलित। तू, तुम, आप, ये कौन से सर्वनाम हैं? तो तू, तुम, आप जो हैं ये हो जाएंगे आपके कौन से सर्वनाम? तो ये हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन, क्या, कहाँ, तो कौन, कौन, क्या, ये हो जाएंगे प्रश्नवाचक। ठीक है, यह, वह, ये, वे। तो यह, वह, ये और वे हो जाएंगे कौन से? निश्चयवाचक। और जो, सो, जिसकी, उसकी, ये हो जाएंगे अपने संबंधवाचक। क्लियर है? इसको नोट कर लेना, आप लोगों ने वैसे पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 57 का आंसर क्या होने वाला है? ए की जगह पे 3, यानी 3 और 3 के बाद 2, 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 ऐसा कोई आंसर होगा इसमें, वो आपका हो जाएगा 3 2 1 4। है कोई? 3 2 1 4, तो 3 2 यहाँ से आप देख लेना, 4 1, 1 मिनट, 3 2 4 1 देख लेते हैं फिर से दोबारा से। 3 2 4 1 कह रहे हैं, देख लेंगे। 3 2 4 1, 3 2 4 1, यह वो है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, यही वाला होगा। और हम उस समय मिस्टेक कर दिए थे, थोड़ी सी क्रम में मिस्टेक कर दिए थे, बाकी हमारा पहले हमने जो बताया था बिल्कुल सही था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 3 2 4 1। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर भी आपको बेटा सुमेलित करना है। 58 में सुमेलित करना है आपको, और 58 में सुमेलित करेंगे तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, इधर हो जाएगा, संप्रदान इधर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग इसको देख लेंगे, मुझे आशा है कि आपको ये आता ही होगा। नेक्स्ट है
इसको भी आपको मिलाना है। तो अपादान का क्या हो जाएगा, तो अपादान अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है, तो अपादान से हो जाएगा। और संबंध का हो जाएगा का की के रारी रे। अधिकरण का क्या हो जाएगा, मैं पर। और संबोधन का ए अय हे अजी अरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग वैसे भी होशियार हैं। ठीक है, नेक्स्ट कथन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। एकदम सही है। विशेषण का प्रयोग बिना संज्ञा के नहीं हो सकता, इससे केवल संज्ञा का धर्म सूचित होता है। जैसे अच्छा लड़का, लाल कमल, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि 60 में जो हो रहा है वो आपका ए और बी दोनों ही सही हैं। और ए की व्याख्या बी यानी कि सॉरी ए की व्याख्या आर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, कुछ विशेषण वगैरह आए हुए हैं। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, स्वस्थ सुंदर दयालु। और परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, तो परिमाणवाचक थोड़ा बहुत कुछ। संख्यावाचक क्या हो जाएगा, एक हरा दोहरा, एक हरा दोहरा। और सार्वनामिक में क्या हो जाएंगे, यह वह उस इस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी जोड़ियाँ बन चुकी हैं, तो इनको पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ेंगे और 62 में 2 वक्तव्य दिए गए हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से सही है। धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर करता है। यहाँ पर आपका डी नंबर जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, आपको बताना है। पिता ने पुत्र को बुलाया, वह हंसता है। और इसके बाद कौन सा है, गोपाल लिखता है, सुषमा शर्माती है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पिता ने पुत्र को बुलाया, ए नंबर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 64वें नंबर पर चलते हैं। क्रियाओं के अन्य सेकेंडरी यानी कितने भेद होते हैं, तो क्रियाओं के अन्य कितने भेद होते हैं, तो क्रियाओं के अन्य जो हैं वो 4 भेद होते हैं। क्रियाओं के अन्य जो भेद हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके बाद है 65, आविकारी शब्दों का पर्यायवाची क्या है, तो आविकारी शब्दों का पर्यायवाची अव्यय हो जाएगा। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय बेटा 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 66 का ए हो जाएगा। अव्यय शब्द जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं। तो ये परिभाषा बताना है कि ये परिभाषा दी किसकी गई है, तो बेटा वाक्यों को जोड़ने का काम करता है कौन, समुच्चय बोधक अव्यय। कौन करता है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, मैं राहुल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में प्रयुक्त बिना शब्द कौन सा अव्यय है, तो मैं राहुल के बिना, तो जब बिना आ जाए तो इसको संबंध बोधक रख लेना चाहिए। किस में रख लेना चाहिए, संबंध बोधक में। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी गई हैं और कुछ लेखक हैं, तो इनको मिला लीजिए जरा। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, तो अभी हम लोगों ने इनको पढ़ा भी था। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो देख लेते हैं। लेखनियम जो है, लेखनियम जो पुस्तक है वो छत्रधारी सिंह की लिखी गई है। और अच्छी हिंदी जो लिखी गई है वो रामचंद्र वर्मा के द्वारा लिखी गई है। हिंदी में वर्ण विन्यास, तो हिंदी में जो वर्ण विन्यास है वो हरदेव बाहरी जी के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी शब्दानुशासन जो है वो किशोरीदास वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इन वक्तव्यों को समझना है और आंसर करना है। वे विकारी शब्द जो सभी लिंगों, वचनों और विभक्तियों में समान रहते हैं, अर्थात उनमें किसी प्रकार का रूपांतरण परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। बिल्कुल भैया 100% ये सही है। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक।
उपर्युक्त वक्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो आपका सही होने वाला है वो डी होने वाला है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की व्याख्या आर सही से करता है। ठीक है, तो आज ये 70 क्वेश्चन आपके हो गए हैं और अभी हम लोग चलेंगे अपने हिंदी बोलियों के वर्गीकरण तथा क्षेत्रों पर। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो फटाफट इसकी थ्योरी वगैरह तो हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको अगर थंबनेल दिख गया है कि 5000 MCQs लिखे हैं तो हम MCQs ही पढ़ेंगे। तो ठीक है, आ जाइए MCQs पर। और पहला MCQs है, इसमें पहला प्रश्न है कि हिंदी की उपभाषाओं की सही संख्या क्या है? तो हिंदी की उपभाषाओं की सही संख्या जो है वो कौन है? 5 है। कितनी है? 5 है। ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हो पश्चिमी हिंदी, ठीक है, इसके बाद पूर्वी हिंदी, जो ये पढ़ते हो ना, वही संख्या क्या है? 5 है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां कौन सी हैं? अब आपको पश्चिमी हिंदी की बतानी है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो देखो, पश्चिमी हिंदी में कौरवी, ब्रज, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी, ये बोलियां 5 जो हैं वो आती हैं किसमें? पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? कौरवी, ब्रज, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। और इसकी यदि ट्रिक हमें देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बोलियों संबंधित वीडियो देख सकते हैं, बेहतरीन ट्रिक के साथ उसमें समझाया गया है। पश्चिमी हिंदी, एक मिनट, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वह बोली कौन सी है जो मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चनों को सजाया गया है। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वह बोली कौन सी है जो मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है? तो वो होती है बेटा दक्खनी। कौन सी बोली जाती है मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद? तो वो हो जाएगी दक्खनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणी, कौरवी और दक्खनी कौन सी हैं? आकार बहुला है, इकार बहुला है, उकार बहुला है या ओकार बहुला है? तो यहां पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है आकार बहुला। कौन सी है? आकार बहुला है। कौन कौन सी? हरियाणी, कौरवी और दक्खनी। नेक्स्ट है, हरियाणी, कौरवी और दक्खनी बोलियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक है? जयपुरी का, पंजाबी का, गुजराती का और मराठी का? तो बताने की बेटा आवश्यकता एकदम नहीं है। और यहाँ पर हरियाणी से समझ लो कि पंजाबी का प्रभाव ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बुंदेली किस बोली की उपबोली है? अच्छा, मैं आपको बता दूं, बुंदेली को कुछ लोग जो है वो ब्रज की उपबोली मानते हैं। ब्रज की उपबोली मानते हैं। आप लोगों ने बुंदेली को अलग, ब्रज को अलग पढ़ा होगा, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो ब्रज की उपबोली बुंदेली को मानते हैं। तो यहाँ पर जो बोली है बुंदेली जो है वो ब्रज की उपबोली हो जाएगी। ठीक है, 7वें का प्रश्न है और 7वें में यहाँ पर सुमेलित करना है। तो सुमेलित कर दीजिए भैया फटाफट से। तो यहाँ पर सुमेलित कर लेंगे। तो अवधि जो है, अवधि कहाँ से निकली है? तो पूर्वी हिंदी से निकली है। और ब्रज जो निकली है वो कहाँ से? पश्चिमी हिंदी से। कुमायूं जो है वो निकली है पहाड़ी हिंदी से। और मगही जो निकली है वो निकली है किससे? बिहारी हिंदी से। एक बार फिर हम इसको करा दे रहे हैं। तो अवधि कहाँ से निकली है? पूर्वी हिंदी से। ब्रज कहाँ से निकली है? पढ़ चुके हैं अभी हम, पश्चिमी हिंदी से। कुमायूं पहाड़ी हिंदी से। और मगही जो है वो बिहारी हिंदी से विकसित हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं, यानी अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोली विकसित हुई है? तो अर्धमागधी से हम पढ़ लेते हैं भैया, यहां पर 1 मिनट में देख लूं जरा। हाँ, तो 8वें का जो आंसर होगा आपका, अर्धमागधी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही और मैथिली,